जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल आओ पढ़ें विज्ञान पर। अगर जिन छात्रों के द्वारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को दबा दें, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका कि नाम है गोलीय दर्पण एवं उसके प्रकार। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, गोलीय दर्पण एवं उसके प्रकार। तो सबसे पहले बच्चों, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो परिभाषा मैंने लिख रखी है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से तात्पर्य है कि जिस पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया होती है उसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ या चमकदार सतह जिसे आप दर्पण में देखते हैं तो उसी को परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उनको हम लोग गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो बच्चों प्रकार है, सबसे पहला इसका गोलीय दर्पण में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला जो प्रकार है अवतल दर्पण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसकी जो परिभाषा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर यानी गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। क्या लिखा है बच्चों इसमें कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर यानी गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये एक अवतल दर्पण का, एक गोलीय दर्पण का एक हिस्सा लिया हुआ। जैसे मान के चलिए इसको अगर डैश 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 करके पूरा कर दें तो ये किसी गोले का एक भाग है। तो उस गोले के भाग में आप देखिए, इसमें जो गोले का केंद्र है वो यहाँ पर है। जैसे आप देखिए इस गोले को पूरा कर दिया जाए तो उसका केंद्र यहाँ पर आ जाएगा। तो केंद्र की तरफ ये धंसा हुआ है यानी कि वक्रित है, और इसकी जो पॉलिश वाली सतह है यानी वो पीछे की तरफ है, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोले के केंद्र की तरफ है। तो इस प्रकार के जो दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो जिसमें जो पॉलिश वाली सतह होती है वो जो है बाहर की तरफ होती है, और जो अंदर की तरफ होती है वो इसकी परावर्तक पृष्ठ होती है। तो कुल मिला के इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो बीच में धंसा हुआ होता है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये पॉलिश कर रखी हुई है, और ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो इसमें आप देखिए ये जो अंदर का जो हिस्सा है ये धंसा हुआ है। आपको अगर कैमरे में अगर समझ में आ रहा हो तो आप देखेंगे इसको अगर ऐसे, तो ये जो अंदर का हिस्सा ये धंसा हुआ है और ये पीछे का जो है ये उठा हुआ है। तो उठे हुए तरफ इसमें पॉलिश है और अंदर धंसे की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उनको हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। ऐसा आप इसमें देख सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो दर्पण है देखिए आप बच्चों, वो है आपके सामने उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। कैसा कहलाता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जहाँ से परावर्तन की क्रिया होगी वह बाहर की ओर वक्रित होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको पूर्व में मैंने ये अवतल दर्पण बताया था, अब ये आपके सामने है उत्तल दर्पण। इसमें अंदर की तरफ पॉलिश है और उसमें अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ था, लेकिन इसमें अंदर की तरफ पॉलिश है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ है यानी उठे हुए भाग की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उसको हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। जैसे आपने
इसका भी मैं आपको एक दर्पण दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देखिए, ये एक प्रकार का उत्तल दर्पण है, जिसके पृष्ठ भाग पर ये है इसका पॉलिश वाली सतह, और ये जो है ये है इसकी बच्चों कौन सी, ये है इसकी परावर्तक पृष्ठ। अगर आप इसको गौर से देखेंगे कैमरे में तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो पॉलिश वाली सतह है ये थोड़ी सी धसी हुई है, और ये जो इसकी परावर्तक पृष्ठ है ये थोड़ी सी उठी हुई है। तो इस प्रकार से जैसा कि ये आप इसमें देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो दर्पण है ये है आपका उत्तल दर्पण। इसका एक और अच्छा उदाहरण है, जैसे आपके घरों में चम्मच होता है, तो चम्मच का जो धसा हुआ हिस्सा होता है वो हो गया आपका, मान के चलिए, अवतल दर्पण, और जो उठा हुआ वाला हिस्सा हो गया वो हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से आप चम्मच के भी उदाहरण से काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दो प्रकार के दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें काफ़ी जो प्रश्न है विकल्प के या 2 नंबर में आपसे पूछ लेते हैं, या अंतर के रूप में भी पूछ लेते हैं। वैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, और समतल दर्पण तो आप जानते ही होंगे, जिसका जो एरिया प्लेन होता है, जैसे कि ये एक प्रकार का समतल दर्पण जिसमें आप सभी लोग घर में अपनी शक्ल देखते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, समतल दर्पण। इसका जो एरिया है वो कैसा है बच्चों, प्लेन। तो ये थी जानकारी आपको दर्पण के बारे में। अब इसके पश्चात आप देखिए, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में काफ़ी पूछी जाती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे 2 नंबर में या विकल्प के रूप में काफ़ी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो सब शुरुआत करते हैं, जो मुख्य परिभाषाएं हैं आपके सामने। तो सबसे पहले बच्चों हैं ध्रुव। तो देखिए, जो ध्रुव किसे कहते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से दर्शाते हैं। इसको हम लोग आपको अभी आगे चल के चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। इसके पश्चात अगला है वक्रता केंद्र। तो इसको क्या कह रहे हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र C कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वक्रता केंद्र C कहलाता है। इसके पश्चात अगला है गोलीय दर्पण के ध्रुव। क्या लिखा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष PC कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष PC कहलाती है। इसके पश्चात अगला देखिए आप, नंबर 4 वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। अगला है 5वां मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उसे मुख्य फोकस F कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस F कहते हैं। इसके पश्चात अगला जो है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी F के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात जो फोकस दूरी है उसमें काफ़ी 2 महत्वपूर्ण जो विकल्प हैं या 2 नंबर में सवाल भी आ जाते हैं। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसे काफ़ी महत्वपूर्ण विकल्प या 2 नंबर में इसमें सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो है द्वारक। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो आप इसके पश्चात आपको जो मैंने 7 परिभाषाएं बताएं, इसको आप चित्रात्मक रूप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप यहाँ पर मैं 2 दर्पणों का निर्माण करूंगा। जैसे कि आप देखिए, ये मैं इस टाइप से बना लेता हूँ आपके लिए अवतल दर्पण, इसकी जो सतह
बाहर की तरफ जो होती है उस पर पॉलिश होती है और अंदर की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। और इस साइड पे मैं बना लेता हूँ क्या, उत्तल दर्पण। इस प्रकार से तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इसके पश्चात ये इसका M और N, M और N। तो बच्चों ये जो मैंने आपको भी एक परिभाषा लास्ट में बताई थी द्वारक कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो आप देखिए ये जो गोलीय दर्पण है ये एक गोले का भाग है। अगर इस गोले को हम पूरा कर दें इस प्रकार से और इस गोले को भी पूरा कर दें इस प्रकार से, तो ये गोले का जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। और इस गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ की सीमा है, यानी अगर कोई प्रकाश की किरणें M और N यहाँ तक आएंगी, यहाँ से टकराएंगी तो ही वहाँ से वापस जाएंगी। अगर M के आगे कहीं आती हैं तो ये ऊपर से ही निकल जाएंगी। तो ये इसकी बाउंड्री कहलाएगी M और N। इसी बाउंड्री को हम लोग द्वारक के नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ। तो इस परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा क्या कहलाती है, उसका द्वारक कहलाती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, द्वारक हो गया। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये जो अंदर ये बाहर वाली जो है ये है पॉलिश सतह बच्चों, और ये जो अंदर वाली ये अंदर वाली है इसको लिख देंगे परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। अब इसके पश्चात आपको एक मैंने परिभाषा बताई थी, ये आपको मैंने ध्रुव की, किसकी परिभाषा बताई थी बच्चों, ध्रुव की। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसको दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो केंद्र है ये यहाँ पर, इसको हम लोग P के नाम से यानी ध्रुव के नाम से जानते हैं, जिसको ध्रुव कहते हैं। इसके पश्चात अगली जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र C कहलाता है। तो देखिए इस चित्र में ये गोलीय दर्पण का एक जो भाग है, अगर इस पूरे गोले को अपन यहाँ पर गोला मान लें तो इसका जो केंद्र होगा वो ये होगा। तो अगर इस केंद्र का गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र यानी C के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र C। इसके बाद अगला देखिए आप, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P तथा वक्रता केंद्र यानी C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आप इसमें देखिए चित्र में ये अपना ध्रुव है, ये अपना वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा ये क्या कहलाएगी बच्चों, ये मुख्य अक्ष कहलाएगी, जिसको P और C के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से। इसके पश्चात अगला जो है देखिए आप, इसके बाद है बच्चों अगला वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C तथा ध्रुव यानी P के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R के नाम से। यानी वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को किसके नाम से जानते हैं, हम लोग R के नाम से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको 2 नंबर में अलग से भी पूछ लेते हैं। इसी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, देखिए ये है आपका कौन सा दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण, और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में आप देखिए यहाँ से किरणें जैसे आई समांतर, और समांतर किरणें आने के पश्चात ये मुख्य अक्ष है PC,
इसके जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जैसे यहाँ से होकर गई, उसको कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। या फिर अपन अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये आपका जो ये वाला था, इसमें भी आप अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये इसका ध्रुव हो जाएगा, क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसके पश्चात जो इस गोले का जो केंद्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सी यानी वक्रता केंद्र। पी और सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? आर यानी वक्रता त्रिज्या। अब उसके पश्चात जो मुख्य फोकस है इसमें क्या कहेंगे? ये अवतल दर्पण था, अब ये है उत्तल दर्पण। तो ये किरणें यहाँ से आएंगी, ये समांतर किरणें आई और आने के पश्चात क्या हुई? ये यहाँ से ऐसी चली जाएंगी टकराने के पश्चात। इसके पश्चात इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो जहाँ पर ये मिलेंगे इसको यहाँ पर कहते हैं मुख्य फोकस के जिस बिंदु से जाएंगे इसको कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये हो गया बच्चों कौन सा? मुख्य फोकस। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, तो इसमें जो किरणें हैं परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि ये उत्तल दर्पण में ऐसा होता है और इसमें जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। तो इस प्रकार जो इसमें लिखा हुआ है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में आती नहीं है लेकिन आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये किरणें जो है वो मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अगला जो है फोकस दूरी, कौन सा है बच्चों? फोकस दूरी। तो इसमें क्या लिखा है? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी F कहते हैं। किसके बीच की दूरी? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी। देखिए ये है अवतल दर्पण, इसमें F और P के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी, यानी इसको F से दर्शाएंगे। इसमें P और F के बीच की दूरी को क्या दर्शाएंगे? F से, यानी फोकस दूरी। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषाएं थी ये मैंने आपको बताई काफ़ी सरल तरीके से, जिससे कि आपको ये याद हो जाए और इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, विशेष नोट जो लिख रखा है कि जो R होता है, R माने वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये तो जो वक्रता त्रिज्या है यानी R, और ये जो फोकस दूरी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ तक है वक्रता त्रिज्या। तो R जो होता है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, और इसी प्रकार अगर फोकस दूरी देखी जाए तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है तो इसकी आधी है। तो इस प्रकार से लिख रखा है R बराबर 2F या F बराबर R/2। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, यानी जो अवतल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसके कुछ नियम हैं वो आप देखिए। सबसे पहला देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। तो देखिए ये आपके सामने एक अवतल दर्पण बना हुआ है जिसकी बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर की तरफ इसका क्या है? अंदर की तरफ जो है वो है इसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह, और ये है इसकी पॉलिश वाली सतह, पॉलिश सतह। ये कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने ये देखिए प्रकाश की किरणें आई और आने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल गई। कहाँ से निकल गई? मुख्य फोकस से होकर निकल गई। तो जो भी किरणें अवतल दर्पण के समांतर आएंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी। तो यही आपका जो नियम है ये लिखा हुआ है। इसके पश्चात दूसरा जो नियम आप देखिए कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये है आपका अवतल दर्पण। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र C से आ रही है तो C से आएगी तो वो उसी C के ऊपर से ही वापस निकल जाएगी। यह है दूसरा नियम। अगला देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगर कोई किरणें क्या हो रहा है बच्चों? मुख्य फोकस से आ रही हैं
तो वो दर्पण के समांतर हो जाएंगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और पहले वाले में क्या देखा था आपने, यहाँ पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो मुख्य फोकस से जाएंगी, और इसमें अगर मुख्य फोकस से आ रही हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये तीसरा नियम है। नेक्स्ट है चौथा, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आने वाली किरणें, यानी तिरछी आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी तिरछी दिशा में ही परावर्तित हो जाएंगे। देखिए ये तिरछी दिशा में आ रही है ध्रुव पर, और ध्रुव से टकरा जितने कोण से बनाकर आ रही हैं उतने ही कोण से बनाते हुए ये निकल जाएंगी। तो यानी तिर्यक दिशा में आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा से ही निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 4 मुख्य नियम थे जो कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में काम आते हैं, और इन नियमों के माध्यम से ही आप जो अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब निर्माण है उनको आप बना पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके बाद देखिए बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के प्रतिबिंब। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें परीक्षा से कई स्थितियां पूछ ली जाती हैं, जिसको क्या परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें। इसमें से 1-2 या स्थितियां पूछ लेते हैं, या विकल्प में इसके जो है इसको भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखिए ये एक तालिका है, इसमें बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, कि जब वस्तु अवतल दर्पण पे अनंत पर होती है तो जो उसकी स्थिति होती है वो जो प्रतिबिंब की वो फोकस पर F पर होती है, प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा होता है, और जो उसकी प्रकृति होती है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसी प्रकार जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो F तथा C के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगर वस्तु C पर रखी है, प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। C तथा F के बीच है तो प्रतिबिंब जो है C से परे बनेगा, बड़े आकार का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अगर वस्तु F पर रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब जो ये लास्ट स्थिति है बच्चों, ये है P तथा F के बीच, तो ये प्रतिबिंब बनेगा बच्चों दर्पण के पीछे, और यही स्थिति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी से आपको विकल्प में या अलग से इसको पूछ लेते हैं। और प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा, और ये देखिए ये आभासी एवं सीधा बनेगा, यानी एक ऐसी स्थिति है जो P तथा F के बीच जब रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। कैसा? अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है इसको मैं आपको बना के बताता हूँ कि जो सबसे पहला प्रतिबिंब है जो है कि अनंत पर जब वस्तु रखी है, तो देखिए यह है आपका अवतल दर्पण। इस प्रकार से आप एक दर्पण बना लेंगे, अवतल दर्पण, और इसके पॉलिश कर देंगे आप बाहर की तरफ, और इसमें आप मुख्य अक्ष खींच लेंगे। ये आपका ध्रुव हो गया, ध्रुव हो गया, और ये आपका मुख्य फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब अनंत यानी इस तरफ से, इस साइड से जो किरणें हैं वो आ रही हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये किरणें आई, जो से आपके नियम पढ़ा है आपने कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती हैं। ये देखिए, और एक किरण की आवश्यकता और होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो ये इस तरफ से आई और ये फोकस से होकर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, जहाँ पर ये इस स्थान पर ये किरणें आपस में क्रॉस हुई हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा बनेगा बच्चों, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये वस्तु इधर रखी है A और B अनंत पर, तो ये किरण पहली 1 नंबर, और इसका ये 2 नंबर है, और ये 1 नंबर है, और इसका ये 2 नंबर है। तो देखिए ये 1 जो ऊपर था वो 1 नीचे हो गया, और ये 2 नीचे था और ये 2 ऊपर हो गया, यानी इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया। तो इस प्रकार से ये आपकी पहली स्थिति हो गई। अब आप देखिए दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु C से परे हो। तो आप फिर से एक दोबारा से अवतल दर्पण बना लीजिए, इसको इस प्रकार से
यहाँ पर PC खींच लीजिए, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये आपका C हो गया, और C से परे क्या रखी हुई है वस्तु जो है वो C से परे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? C से परे। तो यहाँ रख देते हैं वस्तु को। ये प्रकाश की किरण इस वस्तु से चली, वो फोकस से होकर ये निकल जाएगी। इसी प्रकार आप अगली जो किरण भेजेंगे वो फोकस से भेजेंगे, वो फोकस से जैसे भेजेंगे और ये वापस समांतर हो जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आप यहाँ बन जाएगा। ये वस्तु है आपकी AB और प्रतिबिंब बन गया BA उल्टा। तो इस प्रकार से आप देखिए, जब वस्तु C से परे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F तथा C के बीच। तो देखिए F तथा C के बीच में प्रतिबिंब आपका बन गया, छोटा बना है, उसके बाद वास्तविक एवं उल्टा बना है। ठीक, ये तो हो गई आपकी दूसरी स्थिति। इसके पश्चात आप देखिए तीसरी स्थिति, जब वस्तु C पर हो। कहाँ पर हो? जब वस्तु C पर हो। तो जब C पर होगी तब इसमें देखिए फिर से आप एक इसमें चित्र बना लीजिए C के लिए। फिर इस प्रकार से आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण बनाने के बाद मुख्य अक्ष खींच लीजिए। ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। इसी C पर आपकी वस्तु रखी हुई है और यहाँ से ये किरणें गईं और ये मुख्य फोकस से होकर ये निकल गईं। इसके पश्चात फिर आप दूसरी किरण मुख्य फोकस से भेजेंगे और ये टकराने के पश्चात यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो यहीं पर बन जाएगा। ये हो गई आपकी A और B, ये आपका हो गया B और A। तो इस प्रकार से आपका देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप मिला लीजिए। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C पर ही बन रहा है। तो देखिए ये आप इसमें कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? C पर समान आकार का, वास्तविक एवं उल्टा। तो देखिए समान आकार का है प्रतिबिंब, A और B समान आकार का है, वास्तविक एवं उल्टा है, और प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब C पर होती है वस्तु तो प्रतिबिंब C पर बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसके पश्चात आप देखिए जब वस्तु C तथा F के बीच हो, कहाँ रखना है अपन को वस्तु को? C तथा F के बीच। तो फिर से एक आप यहाँ पर अवतल दर्पण बना लीजिए इस प्रकार से, बीच में मुख्य अक्ष खींच लीजिए। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। C तथा F के बीच में अपन को वस्तु को रखना है। तो ये अपने वस्तु रख ली, इस वस्तु से किरणें गईं और इसके पश्चात ये निकल गईं। फिर इसके पश्चात फिर आप देखिए दूसरी जो किरण है वो हम लोग मुख्य फोकस से भेजेंगे और ये फोकस से होने के बाद ये आगे निकल जाएंगी। तो इसके बाद ये जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ बनेगा। ये हो गया A और B, ये हो गया B और A। तो इसमें देखिए C से परे बना हुआ है, वस्तु से बड़ा बना हुआ है। तो देखिए C तथा F के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो C से परे बनता है, बड़े आकार का बनता है। तो वही आप देखिए यहाँ पर C से परे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये आपकी हो गई चौथी स्थिति। इसके पश्चात पांचवी जो स्थिति है, जब प्रतिबिंब F पर रखेंगे तो F के लिए देखिए अब क्या करना है, फिर से एक हम लोगों को अवतल दर्पण बना लेना है। जैसे मैं ये अवतल दर्पण बना लेता हूँ, ये अवतल दर्पण बना लिया आपने। यहाँ आपका मुख्य फोकस हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब अपन को वस्तु को रखना है फोकस पर। तो अब ये जैसे ही फोकस पर F पर रखना है तो यहाँ पर हम लोग F पर रखेंगे वस्तु को। इससे वस्तु से किरणें निकली और ये फोकस से होकर निकल गई। इसके पश्चात जो दूसरी किरण है वो हम लोग कहाँ से भेजेंगे? वो वक्रता केंद्र से भेजेंगे इस प्रकार से। तो जो C से जाती हैं वो C से वापस लौट आती हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत पर बनेगा। ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलेंगी? जाके अनंत पर मिलेंगी। तो ये हो गया आपका पांचवा और बड़ा बनेगा। तो देखिए जब वस्तुओं को F पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब अपन को लास्ट जो स्थिति है वो P तथा F के बीच में रखना है। तो इसके लिए फिर आपके लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा। लास्ट जो चित्र है वो बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से। ये एक अवतल दर्पण हो गया। इसके पश्चात ये अपन ने खींच ली
ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो P तथा F के बीच रखना है, तो अपन ने यहाँ को वस्तु को रख दिया। इसके पश्चात ये वस्तु से ये किरणें निकली और ये फोकस से होकर निकल गई। इसके पश्चात अगली जो किरण है वो हम लोग भेजेंगे C से। ये देखिए C से हम लोगों ने दूसरी किरण भेजी, तो ये C से भेजी और ये C से वापस आ गई। अब चूंकि इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रतिबिंब होगा, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये P तथा F के बीच में ये हमने वस्तु रख दी। वस्तु से किरणें निकली और फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण ये C से भेजी और C से वापस आ गई। अब इन दोनों किरणों को हम लोग को आगे मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती करना पड़ेगी। ये किरणें आपस में नहीं मिल रही हैं, तो ये ज़बरदस्ती करने के पश्चात ये किरणें यहाँ पर मिली। तो जहाँ पर मिली ये अपना जो प्रतिबिंब है ये बन गया। ये वस्तु रखी है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, सीधा बना, A डैश B डैश, तो देखिए, और दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए ये बच्चों, P तथा F के बीच जब रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो ये वाली जो स्थिति है, यही एक ऐसी स्थिति है पांचवी, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी एवं सीधा बनता है। तो इस प्रकार से ये जो दर्पण की 5 स्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं, वो मैंने आपको बताई। इस सारणी को आप अच्छी तरीके से याद कर लें और चित्रों की प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये अवतल दर्पण हो के आपने जो अभी जो विभिन्न स्थितियां देखी, अब अवतल दर्पण के उपयोग ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कि सबसे पहला उपयोग देखिए, टार्च सर्च लाइट वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दंत विशेषज्ञ के जो डॉक्टर होते हैं दांतों के, वो दंत चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं। शेविंग दर्पणों में, जहाँ लोग सैलून में जाकर दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, तो वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सौर भट्टियों में। तो इस प्रकार से ये कई जगहों पर अवतल दर्पण के उपयोग होते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के नियम, उत्तल दर्पण की विभिन्न स्थितियां और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ाऊंगा। और इसके पश्चात इस पाठ को नेक्स्ट वीडियो में मैं फिनिश कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा पाठ कवर हो जाएगा। इस प्रकार ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।